जैसा कि हमने सुबह में आज बात किया था, बाजार 3% से ऊपर खुला भी और बहुत टाइम तक 3% से ऊपर रहा और काफी पॉजिटिव में हर तरफ पॉजिटिविटी हरियाली देखने को मिली है। इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे। पहले हम मार्केट के हालात देख लेते हैं और सिचुएशन कैसे बदली और क्या सारी चीजें बदल गई एक रात के अंदर में, वो भी इस वीडियो के अंदर हम समझने की कोशिश करेंगे। वीडियो पूरा देखना बहुत इंफॉर्मेटिव है, आपके लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, सबसे पहले तो हम क्रूड ऑयल की बात करते हैं तो ब्रेंट क्रूड जो 70 के ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था वो नीचे गिर गिर के 66 पे आ चुका है और जो 65 के ऊपर चला गया था क्रूड ऑयल वो गिर गिर के 61 पे आ चुका है। तो क्रूड ऑयल के अंदर गिरावट हुई है। क्रूड ऑयल के अंदर गिरावट कब होती है? देखिए, जब अनसर्टेनिटी का ना सबसे बड़ा इंडिकेटर क्रूड ऑयल है, टेंशन का सबसे बड़ा इंडिकेटर ग्लोबली क्रूड ऑयल है। क्रूड ऑयल बढ़ता है मतलब टेंशन बढ़ रही है, क्रूड ऑयल घटता है मतलब टेंशन घट रही है। कैसे कैसे घट रही है बात करेंगे। गोल्ड में आज हमें रिकवरी होती हुई दिखी है, 4800 तोड़ने के लिए तैयार था, अभी वापस से 4900 के ऊपर जा चुका है और फिर से 5000 की तरफ अपना रुख कर रहा है गोल्ड। यहाँ पे तो 5% से ज्यादा की तेजी हमें गोल्ड के अंदर देखने को मिली। रुपया डॉलर के अगेंस्ट में एक दिन के अंदर 125 पैसा मजबूत हो गया है। 1.4% के आसपास की तेजी रुपये के अंदर देखने को मिली है, मतलब यूएसडी आईएनआर के अंदर गिरावट देखने को मिली है 1.37 के आसपास और 90.26 के आसपास जो है यहाँ पे रुपये अभी है। ग्लोबल मार्केट्स की बात करते हैं तो अमेरिका के जो फ्यूचर्स हैं, कल भी अमेरिका पॉजिटिव में था और फ्यूचर जो है अमेरिका के वो भी पॉजिटिव में दिख रहा है। अभी तो कम हो गया है, बीच में ज्यादा ऊपर अमेरिका के फ्यूचर्स हमें ग्रीन में दिख रहे थे। यूरोपियन मार्केट्स भी मेजर जो है वो पॉजिटिव में है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे है, नहीं तो पॉजिटिव में है मेजॉरिटी। अब यहाँ पे एशियन मार्केट्स की बात करते हैं तो हर जगह हरियाली दिख रही है। यहाँ पे एक हांगकांग का बाजार बस फ्लैट दिख रहा है, नहीं तो लगभग हर जगह 1% से ऊपर की तेजी है। साउथ कोरिया तो अलग ही चल रहा है, 2025 पूरा अलग चला, 2026 में भी उधर ही अलग ही हाल चल रहा है साउथ कोरिया के अंदर। वहां पे मतलब कल के डेट में 5% से ज्यादा की गिरावट की, आज के डेट में 6% से ज्यादा की तेजी है। नीचे जकार्ता की बात करते हैं तो कल के डेट में ये भी 5% से ज्यादा टूटा था, आज 2.5% ऊपर है। संघाई 2-2.5% टूटा था कल, आज 1.5% ऊपर है ऑलमोस्ट। जापान ऑलमोस्ट 4% ऊपर है। तो पूरी दुनिया के बाजार में अच्छी खासी हमें हरियाली देखने को मिली है। हमारे बाजार की बात करते हैं तो 2.5% के आसपास निफ्टी 50 आज हमें पॉजिटिव में क्लोजिंग देते हुए मिला है। एडजस्टेड वैल्यू थोड़ी सी ऊपर नीचे हो जाएगी, जो कि थोड़ी देर बाद आएगी। जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं मार्केट क्लोज हो चुका है, लेकिन उसके 10-15 मिनट बाद एडजस्टेड वैल्यू आती है। अभी निफ्टी 100 जो हमारा लार्ज कैप इंडेक्स है वो 2.56% जंप किया है। निफ्टी 200 2.6%, निफ्टी 500 जो फ्लेक्सी कैप का इंडेक्स है 2.67% जंप किया है। इसके अलावा वॉलिटिलिटी इंडेक्स आज ऑलमोस्ट 6% से गिर गया है, कल भी 7-8% गिरा था। मिड कैप 150 जो मिड कैप फंड्स का बेंचमार्क इंडेक्स है वहां पे हमें ऑलमोस्ट 3% का जंप देखने को मिलता है, 2.92% टू बी एग्जैक्ट। स्मॉल कैप 250 इंडेक्स जो कि स्मॉल कैप फंड्स का बेंचमार्क इंडेक्स है 2.94% का जंप देखने को मिलता है। इसके अलावा जो मल्टी कैप इंडेक्स है 2.74%, जो लार्ज एंड मिड कैप है वो भी 2.74%। टोटल मार्केट इंडेक्स जो है, जो 750 स्टॉक्स का इंडेक्स होता है 2.71%। और माइक्रो कैप 250 इंडेक्स जो कि माइक्रो कैप फंड का इंडेक्स मतलब स्मॉल कैप के नीचे के 250 स्टॉक्स, वो ऑलमोस्ट 4.25% 3.72% चढ़ते हुए दिखे हैं। तो अराउंड द सेक्टर एंड अराउंड द मार्केट कैप हमें रैली देखने को मिली है। सेक्टर्स की बात करते हैं, ऑटो 2.81%, फाइनेंशियल्स सर्विसेज 2550 3.2% चढ़ गया। एफएमसीजी के अंदर ज्यादा तेजी नहीं हुई और ये तो हमेशा ही होता है, जब गिरती है तो एफएमसीजी बचाती है, जब चढ़ती है तो एफएमसीजी उतना चढ़ता भी नहीं। आईटी के अंदर 1.4% की तेजी, मीडिया 1.49, फार्मा 3% से ज्यादा ऊपर। रियलिटी जो कि पिछले कुछ सेगमेंट्स में सेक्टर्स में भयंकर तरीके से पिट रहा था, आज ऑलमोस्ट 5% चढ़ा हुआ था। फार्मा भी चढ़ा है अच्छा खासा। हेल्थ केयर इंडेक्स, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, हर तरफ फाइनेंशियल सर्विसेज एक्स बैंक तो ऑलमोस्ट 4.25% हमें चढ़ता हुआ दिख गया है। केमिकल्स भी 4.25% हमें चढ़ता हुआ दिखा है। तो बहुत बढ़िया तेजी हमें यहाँ पे देखने को मिली है। इसके अलावा अगर हम स्ट्रैटेजी इंडाइसेस की बात करते हैं तो अल्फा 50 की बात करें या फिर 500 मोमेंटम 50 की बात करें, हर तरफ 2-3% तक की हमें तेजी देखने को मिली है। तो ये सब जो चीजें हैं
ये सब से हमें क्या सीखने समझने को मिलता है? तो सबसे पहले हम क्रूड ऑयल की तरफ से ही स्टार्ट करते हैं। तो क्रूड ऑयल जो गिरा है, तो यहाँ पे ये एक निशानी है कि ग्लोबली जो टेंशन है वो थोड़ा सा कम हो रहा है। जैसे वेनेजुएला वाला टेंशन कम, खत्म, ग्रीनलैंड ऑलमोस्ट खत्म, ग्रीनलैंड वाला टेंशन फिर जब उठेगा तो उठेगा, अभी के लिए दब चुका है। ईरान वाला टेंशन जो कि ऐसा लग रहा था कि किसी दिन सोकर सुबह में उठेंगे तो पता चलेगा अमेरिका ने ईरान पे हमला कर दिया, ऑलमोस्ट टेंशन खत्म, क्योंकि ट्रम्प बार बार कह रहे हैं कि बातचीत हो रही है, टॉक हो रही है। तो ग्लोबल जो टेंशन है इन सारी चीजों को लेकर कम हुआ है। ये फैक्ट बात है कि इन सारी चीजों को लेकर ग्लोबल टेंशन कम हुआ है। उसके बाद आते हैं हम रूपी के ऊपर। रूपी 1.25 रुपीज कहें या 125 पैसे से आज कर गया है अप्रिसिएट। और सिर्फ अप्रिसिएट नहीं किया है, ये 90 रुपए के आसपास, जो रुपए 91 से ऊपर चला गया था, 90 के आसपास आ गया। अब ये 90 के आसपास हो सकता है यहाँ पे स्टेबिलिटी अपना एक तल बना ले और 90 के आसपास स्टेबल हो जाए कुछ टाइम के लिए, जब तक कुछ उथल पुथल फिर से नहीं होती है। क्यों? ट्रेड डील एक बड़ा रीजन है। ट्रेड डील के कारण रिकवरी ही हुई है और अब हमारे एक्सपोर्ट्स फिर से बढ़ेंगे। अब ज्यादा डिटेल्स तो आगे आएंगे, लेकिन एक्सपोर्ट्स और बढ़ेंगे और देन हमें यहाँ पे उसका फायदा देखने को मिलेगा। एक्सपोर्ट इंपोर्ट का फायदा हमें रुपया के ऊपर देखने को मिलेगा। एंड ट्रेड डील एक बहुत बड़ा एक स्पीड ब्रेकर जो लग गया था ट्रेड डील के कारण, वो ब्रेकर टूट जाने, खत्म हो जाने के कारण हमें रुपया यहाँ पे 90 रुपए के आसपास आते हुए दिख रहा है। अब इससे सिर्फ हमें फायदा नहीं है, इससे फायदा है बाहरी निवेशकों को। बाहरी निवेशक भी, जो फॉरेन इन्वेस्टर्स लगातार बिकवाली कर रहे हैं, अब फॉरेन इन्वेस्टर्स का ये एक बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है, या फिर मैं कहूं बहुत बढ़िया टर्निंग पॉइंट हो सकता है फॉरेन इन्वेस्टर्स का भारत के अंदर वापसी करने के लिए। जो निगेटिव एक पॉइंट है वो भी मैं लास्ट में बात करूंगा। क्यों ये पॉइंट एफआईआई के लिए टर्निंग पॉइंट हो सकता है? क्योंकि यूरोपियन यूनियन के साथ एक हफ्ते पहले डील हुई, अमेरिका के साथ भी अभी डील हो गई, दोनों जगह पे अनसर्टेनिटी खत्म। और क्योंकि ट्रेड डील दोनों जगह पे हो गई है, तो अब रुपया का भी बहुत ज्यादा डेप्रिसिएट होने का कोई यहाँ पे चांस नहीं दिख रहा है। तो जो परेशानी फॉरेन इन्वेस्टर्स को थी, एक टैक्स वाली परेशानी तो है ही, वो टैक्स एलटीसीजी जो उनको लग रहा है, जो कि उनको महंगा पड़ रहा है एलटीसीजी एक्चुअली में, वो परेशानी है, वो एक निगेटिव पॉइंट है। लेकिन अनसर्टेनिटी वाला पॉइंट जो था, कब तक होगी डील, अमेरिका क्या अगला स्टेप उठा लेगा भारत के लिए, भारत के खिलाफ क्या अगला स्टेप उठा लेगा, ये सब जो अनसर्टेनिटी थी वो अभी के लिए खत्म होती हुई दिख रही है। तो ये एक एफआईआई के वापसी का कारण बन सकता है, समझ रहे हो, ये बड़ी चीज है। तो क्रूड ऑयल का शांत होना, रुपया का एप्रिसिएट होना और ट्रेड डील का होना साथ में, ये एक प्लस पॉइंट सिर्फ डोमेस्टिक नहीं, इंटरनेशनल, मतलब दुनिया के इन्वेस्टर्स के लिए, भारत के लिए अब अनसर्टेनिटी थोड़ी सी कम होती हुई दिख रही, तो इसके कारण उनका वापस आना बनता है। अभी क्या चीज है, जो एक राजीव ठक्कर जी ने एक पॉइंट उठाया, जो कि पारंपरिक फ्लेक्सी कैप जिनका है, एएमसी ही एक तरीके से उन्हीं की है। तो उन्होंने कहा कि देखिए, कोई ट्रेड डील हो जाने से वैल्यूएशन कम नहीं हो जाता है। उनका कहना है कि इंडिया का जो मार्केट है वो अभी भी ओवर वैल्यूड है। डेफिनेटली है, इंडिया का भी है, अमेरिका तो और ज्यादा ओवर वैल्यूड है। लेकिन कहने की बात वही है कि जिस तरीके की ग्रोथ इंडिया दिखा रहा है, जिस तरीके का इमर्जिंग मार्केट है इंडिया, उस तरीके से इंडिया बहुत ज्यादा चीप वैल्यूएशन पे मिलेगा नहीं किसी इन्वेस्टर को। एक दो दिन पहले अभी न्यूज में भी बहुत ज्यादा आ रही है कि इलॉन मस्क ने ट्वीट किया था कि ग्लोबल ग्रोथ के मामले में, ग्लोबल रियल जीडीपी ग्रोथ के मामले में चाइना सबसे ऊपर दिखाया गया है आईएमएफ के डेटा में, सेकंड नंबर पे इंडिया दिखाया गया और थर्ड नंबर पे अमेरिका दिखाया गया, यूएस दिखाया गया। इस तरीके की ग्रोथ, अब डेफिनेटली आपको फिर चाइना इतना प्रीमियम पे नहीं करता, चाइना के अंदर भरोसा नहीं है इन्वेस्टर्स का, चाइना के अंदर आपको पता है डेमोक्रेसी है नहीं, भरोसा है नहीं, डेटा सही से आ नहीं पाता बाहर, तो चाइना का अलग केस हो जाता है। लेकिन डेमोक्रेसी लाइक इंडिया, लाइक अमेरिका, ये सब अगर ग्रोथ कर रहे हैं, एक डेवलप्ड इकोनॉमी होने के बावजूद भी अमेरिका ग्रो कर रहा है, इमर्जिंग मार्केट होने के बावजूद, मतलब इमर्जिंग मार्केट तो है ही, तो इंडिया भी ग्रो कर रहा है, तो भाई प्रीमियम तो ये मांगेगा और प्रीमियम देकर इन्वेस्टर को इन्वेस्ट भी करना पड़ेगा। मैं पॉइंट को काट नहीं रहा हूं, मैं अपना व्यू रख रहा हूं कि जिस तरीके का ग्लोबल ग्रोथ एंड डोमेस्टिक ग्रोथ दिखा रहा है ग्लोबल मार्केट के अंदर में भी भारत, तो वो ओवरवैल्यूड होना कोई बड़ी बात नहीं है। जो स्पीड ब्रेकर्स है उनका खत्म होना अच्छी बात थी, वो जरूरी था। तो एक यूरोपियन यूनियन 20 साल से अटकी हुई डील हो गई
और एक ये जो बड़ा स्पीड ब्रेकर था वो आज हमें कल के डेट में ब्रेक होते हुए दिखा है। तो इस कारण से मुझे लगता है कि जो सेंटीमेंट है यहां से इस पॉइंट से सेंटीमेंट बदलना चाहिए। अभी क्या हो रहा था, जैसे मार्केट ऊपर जा रही थी एफआईआईज भी बेच रहे थे और जो हमारे डायरेक्ट इन्वेस्टर है, म्यूचुअल फंड के थ्रू वाले इन्वेस्टर नहीं, डायरेक्ट स्टॉक इन्वेस्टर से वो बेच रहे थे। तो अब उनका ये बहाना खत्म हो चुका है और अब मुझे लगता है कि मार्केट ऊपर जाएगी तो वो और ज्यादा खरीदेंगे ये लोग और उससे मार्केट को और ज्यादा सपोर्ट मिलेगा। तो वैल्यूएशन वाला एक जो पॉइंट था वो थोड़ी सी निगेटिव पॉइंट है बस बची हुई, और जो फॉरेन इन्वेस्टर्स को टैक्स बहुत ज्यादा लग जा रहा है क्योंकि रुपया डिप्रिसिएट किया है तो टैक्स बहुत ज्यादा, और मतलब उनका नेट प्रॉफिट हो नहीं पा रहा है, तो वो एक उनके लिए निगेटिव पॉइंट है। नहीं तो मुझे लगता है जहां तक जितने सारे निगेटिव पॉइंटर्स थे वो अब धीरे धीरे करके खत्म होते जा रहे हैं और ये एक बड़ा निगेटिव पॉइंटर्स था जो लास्ट में खत्म हो गया। तो मैं तो उम्मीद कर रहा हूं कि यहां से मार्केट के अंदर में हमें रिकवरी, ऐसा नहीं कि एक तरफा बस रैली ही शुरू होती हुई दिख जाए, जैसे ऊपर नीचे करके इतने टाइम से कंसोलिडेट कर रहा है मार्केट, तो ये एक ट्रिगर पॉइंट बनना चाहिए कि मार्केट यहां से ऊपर का रुख पकड़े, ऊपर नीचे करके ही जाए, वोलेटिलिटी के साथ ही जाए, लेकिन ऊपर का रुख पकड़े। बजट थोड़ा सा और बेहतर स्टॉक मार्केट के फेवर में आता, उतना भी मैं ये नहीं कहूंगा कि बहुत डेड बजट था, लेकिन अगर स्टॉक मार्केट के फेवर में आ जाता तो वो एक पुश जरूर मिल जाता, लेकिन जो पुश बजट में नहीं मिला वो पुश आज मिला है। देखते हैं कितने समय तक कंटिन्यू रखता है। आप अपनी राय इसके बारे में नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। लॉन्ग टर्म व्यू के लिए मैं तो पहले से भाई आपको वीडियो से भी पता चलता ही होगा, इक्विटी को लेकर मैं बहुत ज्यादा बुलिश था ही, और बस ये स्पीड ब्रेकर हटने के बाद तो मैं और ज्यादा बुलिश हूं मार्केट्स को लेके। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें।